हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखेंगे। एनसीईआरटी का एक एक लाइन डिस्कस करेंगे और ए टू जेड हम सारी चीज़ समझने वाले हैं। और एक्चुअली जो हमारी क्वेश्चन आती है वो एनसीईआरटी के लाइन से ही आती है, तो इसीलिए हमें पूरा लाइन्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ चलो, ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये देखने वाले हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए बनने के प्रोसेस को पूरा देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जैसे बैक्टीरिया के अंदर होता है आरएनए का फॉर्मेशन, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। और यूकैरियोटिक्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, यूकैरियोटिक्स के अंदर कैसे कैसे क्या होता है, दोनों का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, अब स्क्रीन पे चलते हैं। देखो, पहले कुछ चीज़ें सीखो। ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता क्या है। तो जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे की ओर पास होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या कह लो सेल के अंदर एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो किस लेवल पे होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को, जिसके पास इन्फॉर्मेशन होता है वो होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए से इन्फॉर्मेशन जाती है आरएनए के पास, और आरएनए से इन्फॉर्मेशन जाती है प्रोटीन के पास, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाती है। तो कई बार क्या होता है, डीएनए से डीएनए में ही इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो डीएनए में ही डीएनए का इन्फॉर्मेशन कॉपी करके आगे बढ़ाना, यानी कि डीएनए को कॉपी करना है, क्लियर। तो वो कहलाता है रेप्लिकेशन, ठीक है। और जब डीएनए से आरएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन जाता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे, क्लियर। अगला वीडियो में जो हमारा टॉपिक आएगा वो होगा ये, जो कि आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है, वो है हमारा ट्रांसलेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन देख चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन आज देखेंगे। और एक छोटा सा और प्रोसेस होता है जो कि कुछ अलग होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आरएनए से उल्टा डीएनए बनता है, उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो एफ क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज़ को बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने 1944 में, क्लियर। इसका नाम उन्होंने एक्चुअली रखा सेंट्रल डोगमा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सब आता है। सेंट्रल डोगमा एक्चुअली हमें ये बताती है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है हमेशा वन डायरेक्शन में, ओनली वन वे उसका फ्लो होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। तो चलो अब हम एनसीईआरटी की लाइन्स की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन में वो क्या लिखती है। थोड़ा सा फास्ट कर लेना वीडियो ताकि तुझे जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। अगर पढ़ा हुआ है तो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे साथ साथ चलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखो, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर। तो यू मस्ट हैव टू नो द टर्म transcription, translation, replication, clear. Here also the principle for the complementary governs the process of transcription, except the adenosine component complements now forms the base pair with the uracil instead of thymine. बस यहाँ पर एक चीज़ होता है, तूने एक चीज़ तो पढ़ी होगी ना कि हमेशा डीएनए के अंदर जो पेयरिंग होता है वो हमेशा एडेनिन का, पहली बात प्यूरिन का हमेशा पायरिमिडिन के साथ होता है, ठीक है। प्यूरिन इज ऑलवेज पेयर्स विद द पायरिमिडिन। तो प्यूरिन्स में अलग अलग होते हैं और पायरिमिडिन्स में अलग होते हैं। तो डीएनए के अंदर दो प्यूरिन होते हैं, दो पायरिमिडिन होते हैं, ठीक है। तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ जुड़ता है, क्लियर। तो डीएनए में तो ये चीज़ें होती है, लेकिन जब आरएनए की बात होती है तो आरएनए में वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली वो जो भी हम पढ़ेंगे वो एमआरएनए बनने का प्रोसेस होगा। पहली बात, तीन तरह के आरएनए होते हैं, आरआरएनए,
mRNA और एक होता है tRNA। तीनों का मतलब समझ लो, R फॉर द राइबोसोमल RNA, M फॉर द मैसेंजर RNA और T फॉर द ट्रांसफर RNA। ये तुम आगे देखने वाले हो, बट यू मस्ट हैव टू नो द टाइप्स ऑफ RNA। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पर मान लो कि DNA स्ट्रैंड है। अब इस DNA स्ट्रैंड से हमारे को एक mRNA का स्ट्रैंड मिलेगा, ठीक है, फॉर्मेशन होगा, और यही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एक्चुअली ये हमारा mRNA होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। तो यहाँ पर पेयरिंग होता है ना कि एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, फिर यहाँ पर गुवानिन है, यहाँ भी गुवानिन है, फिर से एडेनिन है, फिर से एडेनिन है, थाइमिन है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका जो जस्ट बेस पेयर होगा ये क्या बनाएगा, थाइमिन के साथ, इसका एडेनिन के साथ, इसका साइटोसिन साइटोसिन, फिर इसका थाइमिन थाइमिन एडेनिन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बस एक अंतर ही ध्यान रखना तुम कि ये जो एडेनिन है ना, इसकी जगह पे यहाँ पर जो आएगा वो यूरासिल होगा। क्लियर? और ये थाइमिन है, इससे जो पेयरिंग बनेगा वो वहाँ पर क्या होगा, एडेनिन होगा। मतलब सब ऐसा स्ट्रैंड कॉपी हो जाएगा, बस अंतर ये रहेगा, बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर ए है, फिर जी है, फिर से जी, एक मिनट, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो जी है, फिर से जी होगा, फिर से ए होगा, ए नहीं, ए नहीं होगा, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा। रुको रुको, मैंने कुछ गलत करा क्या? मैंने गलत करा है। चलो देखो यहाँ पर एडेनिन है, अब देखो यहाँ पर जी है, तो जी के साथ जो पेयरिंग करेगा वो सी होगा। ठीक है, तो यहाँ भी सी होगा, यहाँ भी सी होगा, मतलब इस स्ट्रैंड को कॉपी कर लेगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ इसमें थाइमिन होगा वहाँ वहाँ इसमें यूरासिल आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि mRNA में थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने वही बात करी थी अभी। However, unlike the process of replication, which one set in the total DNA of the organism gets duplicated, वहाँ पर जो total DNA का component था सारा ही duplicate कर गया था, लेकिन transcription में क्या होता है, एक ही segment of DNA and only one of the strand is copied to RNA। यहाँ पर केवल एक segment होता है DNA का copy, और DNA में भी दो strand होता है, उसमें से एक ही segment, एक ही strand copy होकर RNA का formation करता है। This necessitates defining the boundaries that would be demarcate the region and the strand of the DNA that would be transcribed। ये डिफरेंट क्या होता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है उसके बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, DNA से सिंपल RNA बन रहा है। I will tell you later why both of these strands are not copied during the transcription। अब बात आती है कि एक्चुअली जो DNA होता है उसका दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, हैज़ द सिंपल आंसर। फर्स्ट, अगर दोनों कॉपी हो जाएंगे तो उसका जो RNA बनेगा वो RNA पेयरिंग कर लेगा। क्लियर? RNA मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस रिमेंबर कंप्लीमेंट्री डज नॉट रिमेन आइडेंटिकल। कंप्लीमेंट्री यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं होगा, एंड इन टर्न द कोड फॉर द प्रोटीन्स द सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। अब यहाँ पर ये बात आती है कि पहली बात तो वहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, mRNA का पेयरिंग हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो दोनों स्ट्रैंड बनेंगे, दोनों DNA के अगर दोनों स्ट्रैंड से कॉपी होकर mRNA बनेंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया कि एक में थाइमिन आ जाएगा तो दूसरा में एडेनिन नहीं रहेगा, यूरासिल आएगा, और थाइमिन और यूरासिल ये सब के चेंज होने की वजह से जेनेटिक कोड चेंज हो जाएगा, और दोनों मतलब सेम ही सेगमेंट ऑफ DNA से बना हुआ RNA अलग अलग तरह का प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं होता है। हेंस वन सेगमेंट ऑफ द DNA वुड बी कोडिंग फॉर द टू डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब DNA का एक ही सेगमेंट से अलग अलग तरह का प्रोटीन फॉर्मेशन होगा वहाँ पर, जो कि अच्छी बात नहीं होगी।
एंड दिस वुड बी कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू ट्रांसफर मशीनरी। और जिसकी वजह से क्या होगा ना, जो ट्रांसफर मशीनरी है ना, जहाँ से इन्फॉर्मेशन कॉपी होके जा रहा था, तो एक ही डीएनए का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुमने दोनों को ट्रांसक्राइब करके अलग अलग आरएनए बना दिया, तो ये अलग प्रोटीन बनाएगा और ये अलग प्रोटीन बनाएगा, जो कि कॉम्प्लिकेट कर देगा ट्रांसफर मशीनरी को। दूसरा रीजन ये हो सकता है द टू mRNA मॉलिक्यूल प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे के तो कम्प्लीमेंट्री होंगे, मतलब जस्ट अपोजिट वाले कोड के होंगे, ठीक है। हेंस वुड फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब ये भी mRNA है, ये भी एक दूसरे से कॉपी कर लेगा। क्लियर? दिस वुड प्रिवेंट द आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन, जो कि प्रोटीन बनने के प्रोसेस को रोक देगा, प्रोटीन यहाँ से नहीं बन पाएगा। क्लियर? एंड दिस एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फॉल्टी वन, और जिसकी वजह से ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ, प्रोटीन बनेगा, ये सब फॉल्ट होगा, बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुझे ये छोटा सा पोर्शन समझ में आया होगा, एक ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन। क्लियर? अब देखो इसमें आगे क्या है। आगे हमें समझनी है कि एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होता है एंड हाउ द प्रोसेस प्रोसीड, मतलब ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है, कौन कौन सा एंजाइम होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, अभी हम ये देखने वाले हैं। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय द 3 रीजन्स इन द डीएनए। ठीक है, जैसे कि एक डीएनए है। क्लियर? डीएनए में 3 रीजन होगा। पहली बात, जब यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन कॉपी करके एमआरएनए में लानी होगी, तो यहाँ पर 3 रीजन होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहला रीजन होता है हमारा प्रोमोटर, इसको हम पी से बना देते हैं, यहाँ पर जो बॉक्स बनाया ये प्रोमोटर है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो ब्लू कलर से ये हम मार्क किए वो होता है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, मुझे लगता है इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम करनी चाहिए। हाँ, तो ये है स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर? इतना से इतना तक। और ये होता है हमारा टर्मिनेटर। क्लियर? इसको हम दूसरे रंग से लिखते हैं, ये हमारा टर्मिनेटर, टर्मिनेट कर देगा, मतलब जो भी एंजाइम यहाँ पर आया यहाँ से आगे बढ़ेगा ये, और यहाँ से फाइनली वो टर्मिनेट होकर बाहर निकल जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर हमें एक मिल जाएगा आरएनए, कुछ ऐसा एमआरएनए होगा ये। तो 3 यूनिट होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, हमारा प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको पॉज करके। ठीक है, चाहो तो ले लो। देखो अब आगे वो क्या कह रहा है। देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 strands ऑफ द डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। एक कन्वेंशन है, वो क्या है? Since the 2 strands have the opposite polarity and the DNA-dependent RNA polymerase, this enzyme is responsible for the process of transcription. ठीक है, ये एंजाइम को तुम ध्यान रखना। एक्चुअली ये सिंपल आरएनए पॉलीमरेज कोई बोलता है ना, तो इसका मतलब तुम यही समझ जाओगे, ये क्या है, एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि डीएनए पे काम करता है और वो आरएनए का फॉर्मेशन करता है। नाम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ऑल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'। देखो अभी एक साथ पढ़ने से क्या होगी, तुझे पिछली वाली कुछ चीज़ें भी याद हो जाएगी। हम जब इससे जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने देखा था, इससे जस्ट पिछला वीडियो में, कि वो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हुआ करता था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? वो 5' to 3' में वो भी पॉलीमराइजेशन करता था, और ये भी डीएनए, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में काम करता है, 5' to 3'। ठीक है, मतलब ये जो आरएनए बनाएगा ना, वो 5' to 3' बनाएगा, ऐसा करके। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। क्या लिखा? पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'। देखो हम तुम्हें दिखा रहे हैं, कंफ्यूज मत रहना। ये जो एक्चुअली डीएनए बना रहा था वो 5' to 3' में बना रहा था। ठीक है, इसका बनाने का प्रोसेस वो था। ये है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इधर भी देख लो। क्लियर? चलो पीछे आगे देखते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये भी वैसा ही करेगा,
तो ये भी 5'3' ही करेगा। क्लियर। द स्ट्रैंड दैट हैज़ द पोलैरिटी 3'to 5' एक्ट एज द टेम्पलेट। अब वही स्ट्रैंड यहाँ पर टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा जो कि 5'to 3' होगा। ठीक है, आगे देखना। एंड ऑल्सो रेफर टू एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये टेम्पलेट क्या होती है इसका मतलब समझो, मैं तुझे यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारे पास दो स्ट्रैंड है, एक है 3'to 5' और एक हमारा 5'to 3'। देखो एरो की तरफ से मत जाना, तुम सिंपल लेफ्ट से राइट जाओ और यहाँ से देखो, पहला स्टैंड हमारा 3'to 5' मिला, दूसरा स्टैंड हमारा 5'to 3' मिला। तो जो यहाँ पर टेम्पलेट की तरह काम करेगा ना, ठीक है, वो हमारा पहला वाला स्टैंड होगा, ये वाला। क्लियर। इसी पे एंजाइम काम करेगा और इसी से कॉपी करके वो आरएनए बनाएगा। क्लियर। और हमारा आरएनए दिखेगा कैसा, हमारा आरएनए सेम टू सेम इस कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा दिखेगा। और ये कोडिंग जो स्ट्रैंड होता है, इसमें जहाँ जहाँ पर थायमिन होगा, हमारे जो आरएनए बनेगा उस आरएनए में वहाँ पर एडेनिन देखने को मिलेगा, बाद बाकी सबका सब सेम है। यूरासिल देखने को मिलेगा, यूरासिल थायमिन की जगह पे यहाँ पर यूरासिल देखने को मिलेगा। मान लो यहाँ पर है थायमिन, तो यहाँ पर हमें यूरासिल देखने को मिलेगा, बाद बाकी सारा इसी के जैसा हमारा डीएनए होगा। क्लियर। ठीक है, देखो आगे। द अदर स्ट्रैंड विच हैज़ द पोलैरिटी 5'to 3', जो कि दूसरा स्ट्रैंड है हमारा ये, जिसकी पोलैरिटी 5'to 3' है वो, तो उसके बारे में वो बता रहा है। एंड द सीक्वेंस सेम एज द आरएनए एक्सेप्ट थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल। बस अंतर इतना होगा कि जो देखो सब कुछ सेम है कोडिंग स्ट्रैंड में और एमआरएनए में, अंतर बस इतना है, जहाँ पर थायमिन होगा वहाँ पर यहाँ पर यूरासिल देखने को मिलेगा। यूरासिल हमारा आरएनए में, थायमिन हमारा डीएनए में। ठीक है, इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान थायमिन डिस्प्लेस होकर यूरासिल कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। अब ये जो स्ट्रैंड है वो किसी चीज़ का कोडिंग नहीं करेगा, इसीलिए इसको विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रेफर टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। देखो यहाँ पर अपना दिमाग मत लगाना, ये कोड नहीं कर रहा है फिर भी इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो भाई तुझे एग्ज़ाम पास करनी है, ठीक है, तुम अपना मकसद क्लियर रखो। भी तुझे एग्ज़ाम पास करनी है और एग्ज़ाम पास तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें एनसीईआरटी आएगी, और एनसीईआरटी में क्या सही है क्या गलत है इसके पीछे पढ़ोगे तो भाई घूमते रह जाओगे। ठीक है, तो मेरी बात मान लो। इसको कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं ये सब बात की बात है, इतना याद रखो कि इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, सेम टू सेम कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा एमआरएनए दिखता है। क्लियर। तो इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, जो कि किसी चीज़ का कोड नहीं करेगा एक्चुअली। All the reference point while the defining the transcriptional unit is made with the coding strand। मतलब ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, वो सब का डिफाइन किया जाता है, यहाँ से ही लिया जाता है कोडिंग स्ट्रैंड से। टू एक्सप्लेन द पॉइंट अ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रेफर्ड एज बिलो। अब यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्लियर। मतलब ऐसा लिया गया है कि एक डीएनए है, डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, पहला हमारा 3'to 5' और दूसरा हमारा 5'to 3' है। तो ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड है और ये हमारा कोडिंग स्टैंड है, और ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जो पहले जो वो एग्जाम हुआ करता था ना, जिसमें सेक्शन ए सेक्शन बी करके क्वेश्चन आता था, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते थे जिसमें से 10 सॉल्व करना रहता था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। इट इज़ ऑलरेडी मतलब एग्जाम में आ चुका है। इसे अच्छे से देख लेना। हमारे जो एमआरएनए बनेगा सेम टू सेम, इसका पूछा था कि एमआरएनए में सीक्वेंस क्या होगा, सेम टू सेम ऐसा रहेगा। बस तुम ये ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पर थायमिन है वहाँ यूरासिल लगा देना। क्लियर, यहाँ भी यूरासिल लगा देना, बाद बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर। तो कैन यू नाउ राइट, यही क्वेश्चन था बाबू, सेम टू सेम। चलो देखो, तो इस चीज़ के बारे में हमने देख लिया, फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इमेज वाले अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो जैसे तुझे ये पता होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या है। तो ध्यान रखना, जो 3'to 5' होता है वो हमारा टेम्पलेट स्टैंड होता है। क्लियर। और जो हमारा 5'to 3' होता है वो हमारा कोडिंग स्टैंड होता है। कोडिंग क्या करता है, कोडिंग किसी भी चीज़ का कोड नहीं करता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पार्ट, इस पे स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ये सब स्ट्रक्चरल जीन है। क्लियर। अब यहाँ पर ये है लाल कलर का प्रोमोटर और ये हमारा टर्मिनेटर। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीज़ें होती है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट यहाँ से होगा, कौन स्टार्ट करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, और ये टर्मिनेटर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर सिग्मा फैक्टर नाम का चीज़ आता है, यहाँ पर रो फैक्टर नाम का चीज़ आता है। सिग्मा फैक्टर एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि उसको स्टार्ट करवाता है, रो फैक्टर उसको टर्मिनेट करवाता है। आगे देखते हैं क्या है। देखो,
देखो, द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या है ये नहीं पता, 3 चीज़ें होती है, प्रोमोटर और टर्मिनेटर, ठीक है। प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड upstream of the structural gene, and the reference is made with respect to the polarity of the coding strand। अब यहाँ पर तुम एक बात बताओ या बात सोचो, मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ, इतनी गंदगी है यहाँ पर। देखो, तो वो ये कह रहा है कि जो प्रोमोटर होता है वो 5' एंड की तरफ होती है, ठीक है, 5' एंड की तरफ होती है। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर तो 3' भी है, 5' भी है, तो 5' ही क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ये 3' एंड की तरफ होती है। तो ये जो डायरेक्शन हम चेक करते हैं कि कौन सा 5' है कौन सा 3' है, तो ये बात की जाती है कोडिंग स्ट्रैंड के पोलैरिटी के ऊपर। तो कोडिंग स्ट्रैंड का जिधर भी 5' की बात करी जाएगी वो तो कोडिंग स्ट्रैंड का 5' होगा। तो पोलैरिटी चेक करते हैं कोडिंग स्ट्रैंड के पोलैरिटी के आधार पर। तो प्रोमोटर हमारा 5' एंड पे होता है और टर्मिनेटर हमारा 3' एंड पे होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। मैंने लोकेशन के लिए क्या रेफरेंस लिया है, तो कोडिंग स्ट्रैंड का जो एंड है वो लिख दिया है, पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। and it is the RNA polymerase, and it is the presence of the promoter in a transcription unit that also defines the template and coding strand। मतलब इसका प्रेजेंस होना भी ये चीज़ को बताता है कि कहाँ पर कौन सा ट्रांसक्रिप्शन कौन सा कोडिंग स्टैंड है, कौन सा टेम्पलेट स्टैंड है। तो कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा जैसे यहाँ पर प्रोमोटर है, तो हमेशा ध्यान रखना 5' पे क्या होता है, प्रोमोटर होता है, 5' वाला यहाँ पर ये कोडिंग स्टैंड हो जाएगा और ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखना, स्विचिंग इट्स पोजीशन विथ टर्मिनेटर द डिफिनेशन ऑफ द कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड वुड बी रिवर्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ से टर्मिनेटर पर जाएगा तो इसका जो कोडिंग का डिफिनेशन है वो सब चेंज हो जाएगा। क्यों, टर्मिनेटर कहाँ होता है, 3' पे होता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड, टर्मिनेटर कहाँ पर होगा, 3' एंड पे होगा। डाउन स्ट्रीम ध्यान रखना, अप स्ट्रीम मतलब पहले है यहाँ पर और डाउन स्ट्रीम मतलब बाद में है, ठीक है। अप स्ट्रीम में याद रखना 5' एंड और डाउन स्ट्रीम में याद रखना 3' एंड। तो प्रोमोटर लाइज एट द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड अप स्ट्रीम एंड टर्मिनेटर लाइज एट द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एट डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, एंड इट इज़ यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब जैसे ये सब यही चीज़ होता है जो डिफाइन करता है, टर्मिनेटर डिफाइन करता है कि एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जैसे टर्मिनेटर आ गया मतलब टर्मिनेट कर दिया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी प्रेजेंट होते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बाद, मतलब अप स्ट्रीम से पहले कुछ सीक्वेंस होगा, डाउन स्ट्रीम के बाद कुछ सीक्वेंस होगा, ठीक है। एक्चुअली उसको UTR बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन, क्लियर, जहाँ पर कोई ट्रांसलेशन का काम नहीं होता है, क्लियर। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम टू द प्रोमोटर, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब प्रोमोटर से पहले और डाउन स्ट्रीम मतलब टर्मिनेटर के बाद, ठीक है। एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सीक्वेंस शैल बी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम तब डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे जीन रेगुलेशन के बारे में, क्लियर। अब हमारे पास आता है और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, ठीक है, एक्चुअली हाउ द प्रोसेस इज एक्चुअली गोइंग ऑन, तो उस सब के बारे में देखेंगे, अभी थोड़ी लंबी है। देखो, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, ध्यान से देखना, ठीक है। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन जो होता है वो एक तरह का फंक्शनल यूनिट होता है इनहेरिटेंस का, कई सारे जगह पर लिखा रहता है जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA। एक्चुअली इट इज़ द फंक्शनल सेगमेंट, ठीक है। फंक्शनल सेगमेंट मतलब क्या हुआ कि DNA का वो पार्ट जहाँ का पार्ट के पर कोई इन्फॉर्मेशन है किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है।
जैसे ये डीएनए है, ठीक है, तो इस पार्ट में इंफॉर्मेशन है, तो एक्चुअली ये जो इतना पार्ट है वो हमारा कहलाएगा जीन, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल है, यही पार्ट आगे जाके आरएनए बनाएगा और ये प्रोटीन बनाएगा। क्लियर? तो ये फंक्शनल सेगमेंट हुआ। डीएनए का जो लेंथ होता है इट इज़ वेरी बिग लेंथ, ठीक है, काफ़ी लेंथी होता है। तो डीएनए के हर पार्ट में वो नहीं पाया जाता, इन्फॉर्मेशन नहीं पाया जाता, और हर पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता है। तो डीएनए का कुछ ही पार्ट ऐसा होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन का वो होता है, क्या प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो उसको हम जीन कहते हैं। तो इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और इट इज़ द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। दाउ देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। तो ये बात तो फिक्स है, इस बात का कोई तो वो नहीं है कि डीएनए, मतलब इस बात से हर कोई वाकिफ़ है कि जो डीएनए है वो क्रोमोसोम में होते हैं, ठीक है, और डीएनए में जीन होता है। क्लियर? तो जीन जो प्रेजेंट होते हैं वो डीएनए में होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिटरली डिफाइन द जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि डीएनए के टर्म में जीन को डिफाइन करना, लेकिन मैंने बताया फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसे याद रखना, ठीक है। द सीक्वेंस कोडिंग फॉर द टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल डिफाइन एज अ जीन। द डीएनए सीक्वेंस दैट कोडिंग फॉर द टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल डिफाइन एज द जीन। मतलब इसको भी याद रखना अच्छे से कि वो सीक्वेंस जो टीआरएनए और आरएनए को कोड करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। However, by defining the cistron as the segment of DNA coding for the polypeptide, देखो डीएनए का वो सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड बनाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का मतलब वो कोड करेगा, ठीक है। द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड टू इज द मोनोसिस्ट्रोनिक मोस्टली इन द यूकैरियोट। देखो ये कौन सा मोनोसिस्ट्रोनिक होता है और कौन सा पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, इसका याद करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे पॉलीसिस्ट्रोनिक, ठीक है, और पी से होता है प्रोकैरियोट, ठीक है। तो याद रखना पी फॉर प्रोकैरियोट एंड पी फॉर पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो प्रोकैरियोटिक का जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, उसमें बहुत सारा सेगमेंट ऐसा होता है जहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो बहुत सारा सिस्ट्रॉन होगा उसमें। और यूकैरियोटिक में क्या होगा, वो मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, एक ही सिस्ट्रॉन पाया जाएगा। सिस्ट्रॉन मतलब जो प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो सबसे पहले आरएनए बनाएगा और बाद में प्रोटीन बनाएगा, मोनोसिस्ट्रोनिक। क्लियर? आगे देखना। तो मोस्टली यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं और पॉलीसिस्ट्रोनिक मोस्टली इन द बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल तुम जानते हो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होता है। यूकैरियोट्स में द मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। देखो यूकैरियोटिक्स में होते हैं ना इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, मतलब इतना पार्ट में कोडिंग के लिए जीन है प्रेजेंट और इतना पार्ट खाली है, इसमें कुछ नहीं है, फिर से प्रेजेंट है, फिर से खाली है, फिर से प्रेजेंट है, ऐसा इंटरप्टेड होता है। क्लियर? द जीन इन द यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। तो यूकैरियोट्स का जीन जो होता है वो स्प्लिट जीन होता है। क्वेश्चन पूछेगा स्प्लिट जीन किस में होता है, स्प्लिट जीन किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखना ये होता है हमारे यूकैरियोटिक में। क्लियर? यूकैरियोटिक्स में स्प्लिट जीन होता है, इसीलिए वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस आर डिफाइंड एज द एक्सॉन्स। तो ध्यान रखना वो पार्ट डीएनए का जो रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए बनाने के लिए उसे कोडिंग सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है, तो उसको एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन, ये एक्सॉन है। और जो कोड नहीं करता है उसको इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है, ये पार्ट हमारा इंट्रॉन कहलाता है। क्लियर? एक्सॉन्स आर सेड टू दोज सीक्वेंस, एक्सॉन वो सीक्वेंस होता है दैट अपीयर इन द मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए। ये जो प्रोसेस्ड आरएनए होता है ना उसमें एक्सॉन्स ही होते हैं, जो आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारा एमआरएनए होता है उसमें ना केवल और केवल एक्सॉन्स देखने को मिलता है, इंट्रॉन्स हटा दिया जाता है, ठीक है। द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय द इंट्रॉन्स, ठीक है, ये दो एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। ये इंटरवेनिंग सीक्वेंस होता है जो कोई काम का सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट नहीं होता है मैच्योर आरएनए में, हटा दिया जाता है ना। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डिफिनेशन
ऑफ अ जीन इन टर्म्स ऑफ द डीएनए सेगमेंट। ये जो स्प्लिट जीन जो है ना वो कॉम्प्लिकेट कर देता है, ठीक है, जीन के डिफिनेशन के लिए। तो मैंने तुम्हें एक सिंपल सा डिफिनेशन बताया है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। क्लियर? आगे देखना, इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्रोमोटर and the regulatory sequence of the structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as the regulatory genes, even though these sequences do not code for any RNA और प्रोटीन। देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्ट ऐसा होता है डीएनए का, ठीक है, प्रोमोटर के पास या टर्मिनेटर के पास, जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है आरएनए और प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो कुछ रेगुलेटरी स्ट्रक्चरल्स होते हैं उसमें, ठीक है। एंड समटाइम्स कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो कि रेगुलेटरी जिन को डिफाइन करते हैं लूजली, इवन दो दीज सीक्वेंसेस डोंट, मतलब कि डिफाइन तो करते हैं लेकिन वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लाइक प्रोटीन बनाना, फिर आरएनए बनाना, ये सभी के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, कहाँ पर क्या होता है। तो पहले देख लो, हमारे पास चित्र को देखो, पहले डायग्राम को देखो। ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड डायग्राम है, ये थर्ड डायग्राम है, ठीक है। ओवरऑल बेसिक चीज़ बता देते हैं कि होता क्या है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा येलो वाला पार्ट है, यहाँ पे आएगा हमारा प्रोमोटर, ठीक है, ये यहाँ पर होगा प्रोमोटर। प्रोमोटर से जुड़ा सिग्मा फैक्टर, और सिग्मा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इसको अटैच करवाने के लिए, ठीक है। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को जाके अटैच करवाता है, क्लियर, कहाँ पे, प्रोमोटर से। और ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, फर्दर ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। तो ये जाएगा यहाँ पर और ये डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करेगा, मतलब सेपरेट करेगा, और यहाँ से काम करना स्टार्ट करेगा, क्लियर। अब जैसे जैसे यहाँ से मूव करके वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, सिग्मा फैक्टर तो बाहर रहेगा, क्लियर। और ये हमारा आरएनए बन के रेडी हो रहा है, ठीक है। ये पीला कलर का जो है, येलो कलर का आरएनए दिख रहा है। ये फर्दर आगे बढ़ते जाएगा और तब तक बढ़ेगा जब तक इसको टर्मिनेटर ना मिले। और जहाँ पर टर्मिनेटर मिलेगा वहाँ पर रो फैक्टर होता है, ठीक है। उसके पास रो फैक्टर क्या करता है, जैसे ही ये जो हमारा आरएनए है पॉलीमरेज है, टर्मिनेटर के पास जाएगा और रो फैक्टर से जुड़ जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल गया एंजाइम अपना काम करके बाहर, और ये हमारे पास बन गया आरएनए, ठीक है। अब ये जो आरएनए होता है, ये जो हमारा आरएनए है, इसमें कुछ ऐसा पार्ट है जो कि इंट्रॉन है, कुछ एक्सॉन है, ठीक है। तो कुछ एक्सॉन है और कुछ इंट्रॉन है। इंट्रॉन का मतलब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, केवल यही प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो आगे के इसको हम एक्चुअली HNR बोलते हैं, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा ना, इसका प्रोसेसिंग होगा, इंट्रॉन को काट काट के हटाया जाएगा, ठीक है, और फिर से इस डीएनए सबको एक साथ जोड़ दिया जाएगा, क्लियर। और ये बन गया हमारा प्रोसेस्ड आरएनए, mRNA, ठीक है। तो इसको हम लोग mRNA बोलेंगे। तो ये तुझे समझ में आया होगा। और यहाँ तक का प्रोसेस हमारा mRNA के बनने तक का प्रोसेस कहलाता है, बोलो, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है मैंने अभी इस डायग्राम में देखा। और 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहला इनिशिएशन होता है, उसके बाद इलोंगेशन होता है, और उसके बाद टर्मिनेशन होता है। इलोंगेशन मतलब आरएनए बनने का प्रोसेस, टर्मिनेशन मतलब आरएनए पॉलीमरेज उससे हट चुका है। इनिशिएशन का मतलब इनिशिएशन का मतलब पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसको जाके अटैच किया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम आगे, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, हम देखो, इन बैक्टीरिया देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है, mRNA, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो इसमें क्या है, बैक्टीरिया में देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, बैक्टीरिया में मेनली 3 तरह का आरएनए पाया जाता है। सबसे पहला है हमारा mRNA, जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। दूसरा है हमारा tRNA, ठीक है, जिसको ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। और तीसरा है हमारा rRNA, जो कि राइबोसोमल आरएनए होता है। फुल फॉर्म इसको साइड में लिख लेना, mRNA, rRNA, tRNA, क्लियर। आगे देखना, ऑल 3 RNAs आर नीडेड फॉर टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। ये तीनों तरह के आरएनए की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन को बनाने में।
द mRNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट tRNA, ये mRNA जो होता है वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। tRNA जो होता है वो एमिनो एसिड को लेके आता है जो रीड करता है जेनेटिक कोड को। एंड द rRNA प्लेज एंड स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, और ये जो rRNA का काम होता है वो ट्रांसलेशन के दौरान कैटालिटिक रोल होता है उसका, ठीक है। एक्चुअली वो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा वो उस सब का काम होता है, एमिनो एसिड को लेके आना, क्लियर। ये राइबोसोमल आरएनए है, लेके आने का काम होता है टीआरएनए का। देयर इज द सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। दैट कैटालाइजेज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया के अंदर, मेरी बातों पे ध्यान रखोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। देखो बैक्टीरिया के अंदर जो होता है ना वो एक ही तरह का आरएनए जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, बस वही एंजाइम तीनों तरह के आरएनए, एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइजेज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द आरएनए इन बैक्टीरिया। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्रोमोटर के पास जाके बाइंड करता है और स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, दैट इज इनिशिएशन कहलाता है। इट यूजेज द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज करेगा, ठीक है, एज अ सबस्ट्रेट के रूप में उसका यूज करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का, ठीक है। आगे देखना, एंड पॉलीमराइजेज इन द टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, और ये टेम्पलेट बनाना स्टार्ट करता है, ये रूल उसी तरह काम करता है जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का रूल होता है, ठीक है। जैसे डीएनए था ना दो इस तरह का स्ट्रैंड, और इसे एक बन के आ रहा था ना एक स्ट्रैंड ऐसा जो सेम टू सेम इसके जैसा दिखता था, इसके कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा 5' to 3' था ना, ऐसा कुछ, क्लियर। इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूज द इलोंगेशन, और यही जो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम है वही करता है, डीएनए को अनवाइंड भी करता है, ठीक है, और ओपनिंग करता है वहाँ से डीएनए हेलिक्स को, और वहाँ से इलोंगेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम, ठीक है। आरएनए का बस एक छोटा सा पार्ट अटैच रहता है एंजाइम से। वंस द पॉलीमरेज रीचेज टू द टर्मिनेटर रीजन, और एक बार क्या होता है, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है हमारा इस टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचता है, तब क्या होता है, यहाँ पर हमारा रो फैक्टर आके अटैच हो जाता है उससे। द नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, तो जो बचा हुआ आरएनए होता है, ठीक है, वो अलग हो जाता है। एंड सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, दिस रिजल्ट्स इन द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पर रो फैक्टर अटैच होता है उससे, और ये प्रोसेस जो हमारा है ट्रांसक्रिप्शन का वो ख़त्म हो जाता है, क्लियर। तो हाँ ठीक है, आगे देखना, एक इंटरेस्टिंग सी क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटालाइज ऑल टाइप्स ऑफ 3 स्टेप्स, मतलब ये जो तीनों स्टेप्स था हमारा, बताओ 3 स्टेप कौन कौन सा है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। विच आर इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल टू कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, दिस एसोसिएटेड ट्रांजिशनली विद द इनिशिएशन फैक्टर। देखो मेन जो काम होता है आरएनए पॉलीमरेज का बस इलोंगेशन का होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोमोटर के पास हमारा सिग्मा फैक्टर होगा, टर्मिनेटर के पास हमारा रो फैक्टर होगा, ठीक है। टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, तो ध्यान रखना पहला जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अकेला आरएनए पॉलीमरेज कैसे करता है। तो प्रोमोटर के पास जो सिग्मा फैक्टर होता है वो उस आरएनए पॉलीमरेज को अटैच कर देता है, ठीक है, प्रोमोटर स्टार्ट कर देता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, और लास्ट में जब इलोंगेशन होते होते जब टर्मिनेटर के पास पहुंचता है तो वो रो फैक्टर उसको क्या कर देता है, निकाल देता है वो डीएनए से, और यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है और आरएनए बन के हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। आगे है एसोसिएशन विद द जीन फैक्टर्स अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट, ठीक है। आगे है मतलब ये जो प्रोसेस है ना, एसोसिएशन विथ दीज फैक्टर्स अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज का ये जो स्पेसिफिसिटी होता है उसको अल्टर कर देता है, क्योंकि उन्होंने तीनों काम किया ना, पहला इनिशिएशन भी किया, इलोंगेशन भी किया और टर्मिनेशन भी किया, आइदर टू इनिशिएट और टर्मिनेट, क्लियर। चलो अब आगे देखो, आगे पैराग्राफ में हमारा कह रहा है जैसे बैक्टीरिया है, सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर टू द एनी टाइप ऑफ द प्रोसेसिंग, वाईफाई पासवर्ड बंद कर दिया नहीं चल रहा है, कौन सा है, कृष्णा 2024 26 है, हाँ पासवर्ड क्या है, मेरा नंबर डाल दो बोलो 620 6
20 40 40 63581 60 581 581 0678 हुआ। देखो वो पहुंचा। हो गया। वो पहुंच गया। कौन? वही सुबह सुबह। आज सुबह कल सुबह। हाँ सुबह पहुंच जाएगी। तो ठीक है। अंदर में रख लौड़ा टेबल पे रख देता है। देखो बैक्टीरिया के अंदर सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी ऑफ द प्रोसेसिंग टू बिकम अ एक्टिव एंड also since the transcription and translation take place in the same compartment there is no separation of the catastol and nucleus in the bacteria many times the translation can begin much before देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया में कोई स्पेशल स्पेस नहीं चाहिए उसको, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ हो रहा है, बाद बाकी आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन अलग जगह पे हो रहा है, ऐसा नहीं है। देर इज ओनली वन कंपार्टमेंट इन द बैक्टीरिया एंड ऑल द प्रोसेस दैट इज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड रिप्लिकेशन अकरिंग इन द सेम कंपार्टमेंट, ठीक है। तो देर इज़ नो सेपरेशन, उसमें कोई सेपरेशन नहीं होता है। सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब सॉरी सिस्टोल नहीं है, ये साइटोसोल है और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो सब एक ही जगह पे होता है। मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुली। कई बार तो ऐसा होता है ना, ये आरएनए पूरा प्रोसेस भी नहीं हुआ, पूरा अलग भी नहीं हुआ और यहाँ से इसका प्रोटीन बनना ना स्टार्ट हो गया। क्लियर? तो ऐसा भी होता है, तो ध्यान रखना, जस्ट mRNA बना और mRNA के बाद प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि mRNA अलग भी नहीं हुआ है और वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को शुरू कर दिया है। क्लियर? कंसिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कंप्यूटेड इन द बैक्टीरिया, ठीक है, एक साथ होता है। कपल्ड इन द बैक्टीरिया मतलब तुरंत हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसी बातें नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो तूने अभी देखा है ये हमारे बैक्टीरिया के लिए है बस, दिस इज़ फॉर द बैक्टीरिया ओनली। क्लियर? ये सब प्रोसेस बैक्टीरिया के लिए है। अभी तुमको हम बताएंगे यूकैरियोटिक्स में कैसे होता है, ठीक है। अब देखो हमारा यूकैरियोटिक्स का ये डीएनए है, ठीक है। यूकैरियोटिक्स में सेम ही प्रोसेस होता है। सिग्मा फैक्टर यहाँ पर आता है और इसे जुड़ता है और यहाँ पर रो फैक्टर उसको टर्मिनेट कर देता है। लाल रंग से बनाना ये रो को, ठीक है। आगे देखना अब क्या होगा इसमें। एक्चुअली तुझे अभी पता है कि कुछ एक्सॉन्स होते हैं, कुछ इंट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने जैसे ये अलग हो गया तो अलग होकर ऐसा दिखेगा। तो कुछ एक्सॉन है, कुछ इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, देख रहे हो ना। तो पीला वाला हमारा काम का है और ये जो पिंक वाला है, लाल वाला है, काम का नहीं है। तो ये जो इस सब को हटा दिया जाएगा, ठीक है, ये सब को हटा देंगे। क्लियर? ये सब को हटा देंगे। तो ये जो हटाने का प्रोसेस होता है ना वो हमारा कहलाता, क्या कहलाता है? तो हटाने का प्रोसेस को हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्लियर? जिसमें इंट्रॉन को हटाया जाता है, ये इंट्रॉन को हटा देगा, ये सब को हटा देगा। क्लियर? और हमारा बस ये बन के तैयार हो गया। ये हमारा कहलाएगा मेन, हमारा जो मेन mRNA है ना वो ये होगा। क्लियर? तो स्प्लाइसिंग के बाद ये हमारा अलग होता है। कौन अलग होता है? mRNA प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ये पॉली एडेनाइलेट कॉम्प्लेक्स होता है, टेल होता है उसमें, मतलब बहुत सारा एडेनिन बेस होता है यहाँ पर। क्लियर? तो इसीलिए उसको ए करके लिख दिया, या पॉली एटेल बोलते हैं उसको। इसको कैपिंग और टेलिंग बोलते हैं। कैपिंग में क्या होता है ना, 7 मिथाइल गुआनोसाइन अटैच होता है यहाँ पर, मतलब फर्स्ट में 5' एंड पे, और 3' पे पॉली एडेनाइलेट टेल होता है, ठीक है। तो अब यूकैरियोटिक में हम समझ रहे हैं क्या, तो यूकैरियोटिक में हम समझ रहे हैं कि प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक टॉपिक है, इन द यूकैरियोट्स देर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं। तो देखो ध्यान से ये क्या है। देर आर एट लीस्ट 3 RNA पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस इन एडिशन टू द RNA पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेलिज। देर आर द क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पर 3 तरह का RNA पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो ये सब का अपना अपना फंक्शन होता है। द RNA पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड द rRNAs। तो जो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो rRNA को बनाता है। क्लियर? और भी है, देखो ध्यान से। तो जो RNA पॉलीमरेज, इसको लिख लेना तुम अपने कॉपी में, RNA पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो क्या करता है, ठीक है। RNA पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है,
तो हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। एक्चुअली मैं ये करने वाला था, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, इससे ज़्यादा अच्छा तो होता है लिख लेता मैं। ठीक है, चलो देखो, तो हम ये बताने वाले हैं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या होता है। तो ये आरएनए बनाता है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये बनाता है हमारा आरएनए को, ठीक है, तुम भी ऐसे लिख लेना। ठीक है, इसके अंदर है 28S, 28S, 18S एंड 5.8S आरएनए। ठीक है, वेयर एज द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द टीआरएनए। अब देखो थर्ड जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या क्या चीज़ के लिए है, तो ये हमारा बनाता है टीआरएनए, फिर 5S आरएनए, फिर SNRNA। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है एक्चुअली ये। ठीक है, और आरएनए सेकेंड, द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब्स फॉर द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए कौन बनाता है। ठीक है, दैट इज़ द, तो तुम ध्यान रखोगे ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, 2 है। ठीक है, और ये HNRNA का फॉर्मेशन करता है, ये HNRNA का फॉर्मेशन करता है आरएनए पॉलीमरेज 2, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए होता है वो। तो तुम ये इसी तरीके से इसको लिख लोगे ताकि ये बहुत तुझे हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव होगा ना तुम्हारे, जो टेस्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस समय ये तो रहेगा ही, इसीलिए ये अच्छे से कर लो। क्लियर, आगे देखना। द सेकंड कम्प्लेक्सिटी, तो ये पहला कम्प्लेक्सिटी था कि अलग अलग तरह का आरएनए होता है। ठीक है, दूसरा कम्प्लेक्सिटी होता है इज़ दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेंट्स बोथ। अब देखो दूसरा प्रॉब्लम है कि इसमें दोनों चीज़ें होती है, एक्सॉन भी होते हैं और इंट्रॉन भी होते हैं। एक्सॉन फंक्शनल होता है, इंट्रॉन नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, हैंस द सब्जेक्ट इज अ प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक में हमें स्प्लाइसिंग के प्रोसेस देखने को मिलता है, वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड इन द डिफिनिट ऑर्डर। जहाँ पर एक्सॉन को ऐड किया जाता है और इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और फिर एक्सॉन को डिफिनिट ऑर्डर में जोड़ दिया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा स्प्लाइसिंग का प्रोसेस। ठीक है, जो कि हमें केवल और केवल यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। HNRNA अंडरगोज इन द एडिशनल प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द कैपिंग एंड टेलिंग। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होता है एक स्पेशल तरह का प्रोसेसिंग होता है जिसमें दो चीज़ें होती है, कैपिंग होता है और टेलिंग होता है। कैपिंग में क्या होता है, 7 मिथाइल गुआनिसिन। ठीक है, मिथाइल गुआनिसिन एक्चुअली वो 7th पोजीशन पे होता है, तो मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड किया जाता है 5' एंड पे। किसके 5' एंड पे, तो हमारा जो HNRNA बनता है उसके 5' एंड पे। और टेलिंग में क्या होता है, एडिनाइलेट रेसिड्यू, मतलब जो एडेनिन बेस होता है ना वो वाला जोड़ा जाता है। ठीक है, लगभग 200 से 300 आर एडेड टू द 3' एंड ऑफ द, ये देखो ना यहाँ पे है कैपिंग किया गया 5' एंड पे और यहाँ पर इसका टेलिंग किया जाता है 3' एंड पे। ठीक है, यही है पॉली एडिनाइलेट रेसिड्यू, एडिनाइलेट रेसिड्यू। ठीक है, added to the 3' end of the template in the independent manner. It is fully processed HNRNA, now called the mRNA. जब वो fully processed हो जाता है कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग के बाद, तो वो कहलाता है हमारा mRNA. That is transported out of the nucleus for the translation. और उसको ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए अंदर से बाहर निकाला जाता है। थोड़ा ये प्रोसेस देख लो कि अंदर से बाहर कैसे निकालते हो उसको। तो इसके लिए हम ऐड कर लेते हैं एक नया वाला पेज और तुमको दिखाते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज़ द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल अगर प्लांट सेल है तो बाहर सेल वाल होगा, एनिमल सेल है तो सेल वाल नहीं होगा। और ये है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बहुत सारे पोर होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जैसे ही ये हमारा DNA से RNA बन चुका है, तो ये होता है ना DNA, क्लियर। अब इस RNA को क्या किया जाएगा ना, यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, और ये हमारा निकल गया RNA, क्लियर। देखो ये ऐसे से ऐसे हुआ, फिर ये बाहर निकल गया। तो DNA, RNA और ये RNA बाहर निकला है। अब RNA बाहर निकला है, इससे क्या बनेगा, ये प्रोटीन बनाएगा। ये कौन सा RNA है, mRNA। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। देखो अब आगे क्या कह रहा है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगिनिंग टू द understood the split gene arrangement represents probably in the एंशियंट फीचर्स ऑफ द जीनोम। तो यहाँ पर जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट हमको देखने को मिला था ना, एक्सॉन इंट्रॉन, तो ये जो एंशियंट फीचर था पुराने वाले चीज़ को, ये थोड़ा सा जीनोम के बारे में हमें कुछ नॉलेज देता है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज द रिमेनेंस्ट ऑफ द एंटीक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ द RNA वर्ल्ड। यहाँ जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है वो हमें RNA वर्ल्ड के डोमिनेंस के बारे में बताता है। ठीक है, और इंट्रॉन्स का प्रेजेंट हमें क्या बताता है, रिमेनेंस, मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ जो पहले था और अभी नहीं है। ठीक है, हो सकता है। अब देखो इंट्रॉन क्यों आया, इंट्रॉन इसीलिए आया कि वो आज फंक्शनल नहीं है ना,
लेकिन हो सकता है वो जो एंसेस्टर होते थे हमारे लगभग हज़ारों करोड़ों जनरेशन पहले, उसमें वो कोई काम का चीज़ होगा, ठीक है, ऐसे हम लोग इमेजिन करते हैं। साइंटिस्ट ने ऐसे ही किया। और फिर जो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है वो हमें ये बताती है कि जो आरएनए वर्ल्ड था, मतलब पहले जो आरएनए डोमिनेट करता था ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में, वो उस चीज़ को बारे में हमें बताती है, आरएनए वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। in recent times the understanding of the RNA and RNA dependent processes in the living system have the assumed to be the more importance, ठीक है। आज के समय पे ये जो RNA डिपेंडेंस जितने भी प्रोसेस होते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और यही चीज़ से तो बनेगा ना प्रोटीन, तो वो RNA डिपेंडेंट ही तो हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक का प्रोसेस आई होप तुझे समझ में आई होगी। अब इसके बाद का प्रोसेस आता है, देखो अब हम क्या क्या देख चुके हैं। तो जब हम स्टार्ट किए थे इस वीडियो को, तो सबसे पहले पिछला वीडियो में हम देखे थे रेप्लिकेशन, आज देखे पूरा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब थोड़ा सा बता देते हैं। देखो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जैसे HIV हो गया, ठीक है, उसके अंदर RNA जीनोम होता है, क्लियर, RNA होता है। जब वो इन्फेक्शन करता है ना, तो RNA से पहले वो DNA में कन्वर्ट करता है उसको, ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है वहाँ पर। इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में था, टेमिनिज्म, क्लियर। तो चलो ये चीज़ तुझे समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फाइनली हमने अभी ख़त्म कर लिया हमारा जो प्रोसेस ऑफ RNA फॉर्मेशन है, दैट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। तो अभी हमने देखा और आपने यहाँ तक वीडियो देखा, जिसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू गाइस।